गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल करियर्स सॉल्यूशन। स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि अभी तक की सारी पढ़ाई आपको समझ में आई होंगी। अगर आप पढ़ाई को सीरियसली ले रहे हैं तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। एग्जाम्स आ चुके हैं, आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए अभी अपने स्टडी पर, ठीक है। चलिए, वैसे हम लोग ज़्यादा गप नहीं मारेंगे। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वॉइस चैप्टर। ये जो वॉइस है ये कॉमन ईयर के रूल्स को समझाया गया है और ये काफ़ी शॉर्टकट रूल्स है। मैं फिर समझा रहा हूँ, आज हम लोग वॉइस के कॉमन ईयर्स को करने जा रहे हैं और ये जो रूल्स है ये काफ़ी शॉर्टकट रूल्स है जो आपके लिए बहुत ही प्रॉफिटेबल है। आप एक रूल समझिए और आपका जो वॉइस चैप्टर का क्वेश्चंस होगा वो सारा का सारा सॉल्व हो जाना है। आपको ऐसा रूल कहीं और नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो प्लीज़ आप 10 मिनट तक इंटरेस्ट बनाए रखें और 10 मिनट तक इस वीडियो को कंप्लीट एंड तक देखें ताकि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आए। एसएससी के प्री एग्जाम में एक क्वेश्चन आपको इससे मिलना है, हो सकता है 2 क्वेश्चन भी आ जाए। 2 क्वेश्चन दैट मीन्स 4 मार्क्स। लेकिन बैंक की अगर बात करें तो बैंक में क्लरिकल ग्रेड के मेंस में कम से कम 5 से 7 क्वेश्चंस इसी से पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपने पढ़ाई को। टॉपिक है आज का वॉइस। ये सिर्फ कॉमन ईयर सॉल्व करने में ही आपको हेल्प करेगा, ठीक है। एक्टिव टू पैसिव कैसे चेंज करना है, फिर पैसिव टू एक्टिव कैसे चेंज करना है, इसका हम लोग अलग क्लास में पढ़ाई करेंगे, ठीक है। देखिए, ये जो स्ट्रक्चर है यही स्ट्रक्चर आपका समरी है, समझ लीजिए। पूरे वॉइस का ये समराइज करके सिर्फ एक स्ट्रक्चर लिखा गया है। अगर आप इस स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं, ठीक है, तो आपको वॉइस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाना है, ठीक है। चलिए देखते हैं लिखा क्या गया है। सबसे पहले लिखा गया सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर ऑब्लिक देकर दूसरा हेल्पिंग वर्ब लिखा गया, फिर V3 लिखा गया, फिर है बाई। तो बाई सेंटेंस में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन ये स्ट्रक्चर इतना चीज कहीं भी लिखा मिल जाए तो समझ लीजिए कि एरर उतने ही दूर में है, ठीक है। और इतने दूर में ही आपको देखना होगा हिंदी निकाल कर कि सेंटेंस का मीनिंग सही आ रहा है या गलत। अगर सही आया तो सेंटेंस होगा नो एरर, अगर गलत आया तो क्या करना है मैं अभी आपको समझाऊंगा। चलिए एक बार फिर से समझते हैं। यहाँ लिखा सब्जेक्ट, तो ये रहा मेरा सब्जेक्ट, फिर लिखा हेल्पिंग वर्ब, तो ये रहा मेरा हेल्पिंग वर्ब, फिर ऑब्लिक के बाद दूसरा हेल्पिंग वर्ब लिखा। चलिए एक और हेल्पिंग वर्ब लिखा, फिर है V3, तो यहाँ V3 भी लिखा। अब आगे बाई नहीं यूज किया, उससे कोई मतलब नहीं है। अब इतने का ही हमें हिंदी निकालना है। हमें समझ लेना है कि यह पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। अब इतने का हिंदी सही आया तो आंसर क्या ले लेंगे, नो एरर। अगर गलत आया तो हम लोग को देखना है क्या करना है। चलिए देखिए, ही इज बीइंग बिटेन, इसका हिंदी क्या निकलेगा, उसे पीटा जा रहा है, उसे पीटा जा रहा है। हिंदी सही है, आंसर क्या लेंगे, नो एरर। अब नो एरर कैसे लेंगे, इसके पहले और इसके बाद में कुछ भी लिखा हो हमें इससे मतलब नहीं है, आंसर डायरेक्ट क्या ले लेना है, नो एरर। दैट मींस सेंटेंस हमेशा ही सही होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सब्जेक्ट है तो यहाँ सब्जेक्ट लिखा, फिर हेल्पिंग वर्ब, तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब लिखा, फिर ये दूसरा था ऑब्लिक के बाद, तो चलिए यहाँ दूसरा नहीं दिया गया है। V3 है तो यहाँ V3 लिखा। ही इज बिटेन, तो ही इज एम इज आर के साथ तो V4 लगाते हैं या वॉइस वर्ब के साथ तो V4 यूज करते हैं, लेकिन V3 लिखा। तो जैसे ही एम इज आर या वॉइस वर्ब के साथ V3 आ जाए तो समझना है कि यह पैसिव स्ट्रक्चर है और इतने का ही फिर हिंदी निकालना है। अगर बोलेंगे ही इज बिटेन तो इसका हिंदी क्या निकलेगा, उसे पीटा जाता है, उसे पीटा जाता है। यह एक्सप्रेशन सही है हिंदी में, अगर सही है दैट मींस मेरा सेंटेंस क्या होगा, ये भी नो एरर। ये सेंटेंस भी मेरा सही लिखा गया है। अब इसके पहले और इसके बीच में या इसके आगे कुछ भी लिखा हो हमें समझ लेना है कि सेंटेंस एरर फ्री ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट, फिर इसी स्ट्रक्चर को लिखा गया है। सब्जेक्ट हुआ, हेल्पिंग वर्ब हुआ, फिर हेल्पिंग वर्ब हुआ और फिर V3 लिखा गया। He has been eaten, अब इसका हिंदी निकालेंगे तो क्या आएगा हिंदी मीनिंग, उसे खाया जा चुका है, उसे खाया जा चुका है। हिंदी सही है, निश्चित ही गलत है क्योंकि उससे दैट मींस आदमी है और आदमी को खाया जा चुका है, हिंदी तो गलत हुआ। तो अब देखिए, जब हिंदी गलत आए तो इसे सही क्या करेंगे, सेकंड वाले हेल्पिंग वर्ब को हटा देना है बस। जब भी सेकंड वाला हेल्पिंग वर्ब होगा आप उसे हटा देंगे, सेंटेंस सही हो जाएगा। ही हैज इटन, वह खा चुका है। यह मेरा एक्टिव वॉइस में चेंज हो गया सेंटेंस और हिंदी भी सही हो गया। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। अगर ना आए तो आप वीडियो को फिर से शुरू से देखें और मेरे कहे हुए हर एक सेंटेंस को ध्यान से सुनिए, आपको समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जब कभी सेंटेंस में हैविंग लिखा हो तो इसके बाद हमेशा V3 आता है। ये हम लोग वर्ब चैप्टर में पढ़ चुके हैं, ठीक है, और टेंस में भी पढ़े हैं कि हैविंग लिखा हो तो V3 आएगा और ये एक्टिव वॉइस कहलाता है, ठीक है।
और हैविंग के साथ बीन लगाकर V3 लगा दें तो ये पैसिव में चेंज हो जाता है। हैविंग बीन V3 को ही हम लोग बीन V3 भी कहते हैं और ये भी पैसिव वॉइस होता है। ठीक है, चलिए एग्जांपल से समझते हैं। लिखा है हैविंग कॉट द थीफ। हैविंग कॉट द थीफ मतलब क्या हुआ, चोर पकड़ने के बाद। हैविंग V3 का हिंदी क्या बताया गया था, के बाद। तो यहाँ फिर से ध्यान दीजिए, हैविंग कॉट द थीफ मतलब चोर पकड़ने के बाद। ही कॉल्ड द पुलिस, उसने पुलिस बुलाई। ठीक है, ये हिंदी सही है, हिंदी तो सही है, मतलब मेरा सेंटेंस भी क्या होगा, सही ही होगा। और ये सेंटेंस क्या है, एक्टिव वॉइस के फॉर्म में है। ठीक है, अब यहाँ आपको समझाने के लिए मैंने हिंदी लिखा था। एग्जाम में तो हिंदी मिलेगा नहीं, एग्जाम में डायरेक्ट आपको इंग्लिश मिलना है। तो चलिए इसको मिटाकर अब देखते हैं। अब मिटाकर देखते हैं कि यह सेंटेंस सही लिखा गया था या नहीं। तो रूल चाहे जो भी हो, आपको मैंने घर में क्या समझाया था कि जब सेंटेंस V4 से शुरू हो जाए तो कॉमा के ठीक बाद में जो नाउन या प्रोनाउन आएगा वो मेरा सब्जेक्ट होगा। ठीक है, कॉमा के ठीक बाद में जो नाउन या प्रोनाउन आएगा वो मेरा क्या होगा, सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा। हमें इस सब्जेक्ट को यहाँ प्लेस करना होता है बिगिनिंग में और हिंदी निकालना होता है। हिंदी सही आया दैट मीन सेंटेंस नो एरर होगा, हिंदी गलत आया तो आंसर फिर ये पार्ट मतलब ए पार्ट ही मेरा गलत होगा। हिंदी निकाल कर देखिए, ही हैविंग कॉट द थीफ मतलब क्या निकलेगा, वह चोर को पकड़ने के बाद ही कॉल्ड द पुलिस, उसने पुलिस बुलाई। मतलब जिस आदमी ने चोर को पकड़ा उसी ने पुलिस बुलाई। मतलब क्या है, सेंटेंस सही था, हिंदी सही आया मतलब मेरा सेंटेंस सही है। अब देखिए पैसिव में क्या होता है, लिखा हैविंग बीन कॉट। अब हैविंग के साथ बीन लगे और V3 आ जाए तो ये क्या हो गया मेरा पैसिव स्ट्रक्चर। और इसका हिंदी क्या निकालेंगे, हैविंग के साथ जैसे ही बीन V3 आए तो हिंदी निकालना है जाने के बाद। देखिए पहले क्या लिख लेंगे, जाने के बाद। हैविंग बीन V3 आए तो पहले क्या लिखेंगे, जाने के बाद, और जो वर्ब है उसे पहले जोड़ लेंगे। तो वर्ब क्या लिखा था, कॉट, तो कॉट को क्या लिखेंगे, पकड़े, पकड़े जाने के बाद। हम ऐसे तो बोल नहीं सकते पकड़ने जाने के बाद, तो पकड़ने को सही में क्या लिखेंगे वहां, पकड़े जाने के बाद। लास्ट में क्या आया, द थीफ वाज बीटन ब्रूटली, चोर को बुरी तरह पीटा गया। मतलब क्या हुआ, पकड़े जाने के बाद चोर को बुरी तरह पीटा गया। हिंदी तो क्लियर हो गया। अब ये देखना है कि इंग्लिश में ये सही है या नहीं। चलिए देखते हैं फिर। V4 से शुरू हो रहा है, V4 से शुरू हो तो कॉमा के बाद वाले को क्या करना है, बिगिनिंग में प्लेस करना है और हिंदी निकालना है। कॉमा के बाद क्या लिखा, द थीफ। अगर द थीफ यहां आएगा तो हिंदी क्या निकलेगा, द थीफ हैविंग बीन कॉट मतलब चोर, यहाँ पे क्या होगा, चोर, चोर पकड़े जाने के बाद चोर को बुरी तरह पीटा गया। मतलब चोर ही पकड़ा गया था और पीटा भी किसे गया, चोर को ही। हिंदी सही आ गया, मतलब ये सेंटेंस भी मेरा सही था, नो एरर था। तो जब भी अब मैं उम्मीद कर रहा हूँ हैविंग बीन V3 या हैविंग V3 या बीइंग V3 से क्वेश्चन आएगा तो आप सब सॉल्व हो जाना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वुड हैव V3 ये एक्टिव वॉइस होता है, वुड हैव बीन V3 ये पैसिव वॉइस होता है। यहाँ बाई लिखा गया है, बाई सेंटेंस में आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए हिंदी से एग्जाम्पल से देखते हैं। इफ आई हैड गॉन देयर आई वुड हैव हेल्ड हिम। तो इसका हिंदी क्या निकलेगा, यदि मैं वहां गया होता, कॉमा को हम लोग हिंदी में तो बोलते हैं, यदि मैं वहां गया होता तो मैं उसकी मदद किया होता। तो वुड हैव V3, हैड V3 का हिंदी क्या होता है, गया होता, खाया होता, मिला होता, पढ़ा होता, यह हिंदी होता है। ठीक है, ये हम लोग टेंस में भी पढ़ चुके हैं और वर्ब चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं। तो ये तो हिंदी क्लियर है और रूल से भी क्लियर है कि इफ के बाद हैड लगे तो आगे V3 आएगा और आगे सेंटेंस में क्या आना है, वुड हैव और V3। हिंदी भी क्लियर है इसमें। लेकिन जब पैसिव वॉइस में यूज करें तो हिंदी क्या निकलेगा, सो देखिए। लिखा इफ आई हैड गॉन देयर, दोनों का दोनों सेंटेंस सेम है, हिंदी दोनों का सेम निकलेगा। यदि मैं वहां गया होता, कॉमा मतलब तो। अब यहां देखिए क्या लिखा है, मेरी मदद की गई होती, मेरी मदद की गई होती। इसमें क्या था, मैं उसकी मदद करता, और इसमें क्या बोला, मेरी मदद की गई होती। तो ये पैसिव वॉइस हो गया। तो पैसिव वॉइस हो गया तो हम लोग क्या करना था, वुड हैव के साथ सिर्फ बीन लगा देना है। देखिए मेरी के लिए आई लिखेंगे, वुड हैव लगाएंगे और वुड हैव के साथ क्या लगाना है, बीन, और वर्ब को क्या यूज करना है, थर्ड फॉर्म में, आई वुड हैव बीन हेल्प। अब जिसके द्वारा है, किसके द्वारा, उनके द्वारा, तो आप बाय देम लिखिए या यहीं पे आप फुल स्टॉप लगा भी सकते हैं। बाय देम आए ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता है समझ में। तो आपको ये दोनों रूल, सॉरी यहां से यहां तक
आपको याद रखना होगा, क्योंकि आपको मैक्सिमम एग्जाम्स में ये क्वेश्चन सेंटेंस इंप्रूवमेंट के फॉर्म में मिले या कॉमन एरर के फॉर्म में मिले, लेकिन मिलेगा जरूर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ से कुछ वर्ड्स है, लुक, लाफ, फायर, अराइव, सरप्राइज, ये सारे वर्ड्स अपने साथ एट प्रीपोजिशन लेते हैं। ये हम प्रीपोजिशन चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, लिविंग थिंग के द्वारा अगर कोई काम करवाई जाए तो हम लोग बाई का यूज करते हैं। जैसे बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ना, ए मैंगो इज ईटन बाई राम, तो राम के द्वारा खाया गया। राम लिविंग थिंग हो गया, तो लिविंग थिंग के द्वारा कोई काम किया जाए तो बाई। नॉन लिविंग के द्वारा अगर कोई काम करवाया जाए तो उसके लिए विथ का यूज करते हैं। जैसे ये भी एग्जांपल आप बचपन में पढ़े होंगे कि पेड़ को कुल्हाड़ी से काटा गया, द ट्री was cut with an axe, axe मतलब कुल्हाड़ी, with an axe मतलब कुल्हाड़ी से, तो कुल्हाड़ी नॉन लिविंग हुआ तो with लगा दिए। अगर वहां लिखा जाए by an axe तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। ठीक है, लास्ट टर्म है आपका who, who पैसिव वॉइस में किस में चेंज जाता है, by whom में। ठीक है, इसे बोलते हैं ना, बचपन से ये भी आप पढ़े होंगे, who wrote this, सपोज कि इतना ही लिखा हुआ है तो इसको पैसिव में चेंज करने के लिए क्या लिखते हैं हम लोग, who को सबसे पहले by whom में चेंज करते हैं, by whom was this written, ये हो गया मेरा पैसिव वॉइस। हालांकि इन सब चीजों को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे आगे। ठीक है, ये हम लोग एक्टिव टू पैसिव चेंज करने में काम आएगा। यहां तक समझ में आ गया। एक टर्म और आप समझ लें, एंड का रूल। अगर एंड के पहले एक्टिव वॉइस सेंटेंस हो तो एंड के बाद भी एक्टिव वॉइस आएगा, एंड के पहले पैसिव वॉइस हो तो एंड के बाद भी पैसिव वॉइस आएगा। मतलब कि एंड के पहले और बाद में रिलेशन हमेशा सेम होता है सेंटेंस का। ठीक है, जरूरी नहीं कि एंड के पहले, अगर एंड के बाद एक्टिव वॉइस सेंटेंस है तो एंड के पहले भी एक्टिव वॉइस आएगा, एंड के पहले पैसिव है तो एंड के बाद भी पैसिव वॉइस आएगा। ठीक है, ये सारा आपका जो रूल था ये समराइज्ड रूल है और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है पैसिव वॉइस के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। मैं फिर आप लोगों को एक जगह फोकस करने के लिए कहूंगा, इस सिंटैक्स पर। ठीक है, अगर ये सिंटैक्स आपको याद रहेगा तो आप क्वेश्चंस मैक्सिमम सॉल्व कर सकते हैं और वो सारा क्वेश्चन सही ही सॉल्व होगा। ठीक है, तो ये तो आपका चैप्टर आज पैसिव वॉइस पे बेस्ड था, कॉमन एरर का ये समाप्त हो गया रूल्स। ये आपको तब समझ में आएगा जब आप मेरे बताए हुए रूल्स को फॉलो करें और प्रैक्टिस बुक में आप प्रैक्टिस करें, क्वेश्चंस को सॉल्व करें। अगर आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते हैं तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। तो इसलिए मैं कहूंगा कि प्लीज आप क्वेश्चंस जरूर से सॉल्व करें और सॉल्व करने के बाद आप ये देखें कि कितना सही बना। जो गलत हुआ उसके एक्सप्लेनेशन को देखिए, तो एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि सारा सेम ही रूल पर बेस्ड था। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।